हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, ये क्लास 10th की क्लास है और इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लासें कर रखी हैं और इन 4 क्लासों में हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ रखा है। बच्चों, क्लास 10th का जो फर्स्ट टॉपिक आपका दे रखा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसी टॉपिक से आज हम लोग को स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की एक्सरसाइज को 1.1 को करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। हेडिंग डालिए सभी, हेडिंग डालेंगे सभी लोग, अंकगणित की अंकगणित की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इंग्लिश में लिखते हैं इसी को बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बच्चों, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले मैं इसके कथन को लिखता हूं और फिर एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। लिखा जाता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणन खंडों के रूप में व्यक्त, ब्रैकेट में लिखेंगे गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। लिखा गया है बेटा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। बेटा, हम कोई भी भाज्य संख्या ले लेते हैं, हमने जितनी भी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल की हैं, जैसे इस थ्योरम के अंतर्गत हमसे कहा गया है, जिक्र किया गया है भाज्य संख्या का और हमसे जिक्र किया गया है अभाज्य गुणनखंडों का। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भाज्य संख्या क्या होती है। मैंने कहा जिसके फैक्टर 2 से अधिक होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है और जिसके केवल 2 फैक्टर हो सकते हैं वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो बच्चों, हम एक भाज्य संख्या ले रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 60 एक भाज्य संख्या है, 60। इसको बच्चों इसके फैक्टर करिए। जब फैक्टर आप करते हो इसके, तो आप जान रहे हो कि ये बेटा लास्ट में 0 है, 2 से डिविजिबल है। 2 से काट लोगे तो 2 3 6 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगी तो 15 बार कट जाएगा। फिर बेटा देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा 5 बार और 5 से काट लोगे तो 1 बार कटेगा। तो हम 60 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम 60 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइडेड बाई 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा 2 का स्क्वायर गुणे में 3 गुणे में 5। तो हमने इस संख्या 60 को विभाजित कर लिया और जो विभाजन किया है वो अभाज्य गुणनखंडों में किया है। जो हमारी संख्या 2 दी गई है, 3 दी गई है और 5 दी गई है, ये देखिए हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए और ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। तो इतनी बात तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है।
आगे बेटा कह रहा है यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब यह है बेटा कि जैसे एक बार यहां पे आपने देख लिया, एक बार इधर देखिए, मैंने कहा 60 ही दिया है, 60 को मैं पहले 2 से ना डिवाइड करके मैं पहले 5 से डिवाइड कर लेता हूं। मैंने इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 एक 5 हो गया, एक यहां बच गया, 5 दूनी 10 हो गया। बेटा मैं 2 से ना डिवाइड करके मैं पहले 3 से कर रहा हूं, तो 3 चौके 12 हो गया। 2 से अब डिवाइड किया और 2 से फिर डिवाइड किया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 60 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2। यानी हम कह सकते हैं कि इसका अगर ऑर्डर, बेटा यहां देखो, यहां ऑर्डर क्या था, तो आपने कहा यहां ऑर्डर 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइडेड बाई 5 था। यहां पे ऑर्डर देखिए चेंज हो गया, लेकिन जो हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं, यहां भी बेटा इसके अभाज्य जो गुणनखंड थे वो 2 ही था, 2 था, 2 था, 3 था और 5 था। यहां भी इसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो 5 है, 3 है, 2 है और 2 है, जो कि दोनों सेम है। तो इस थ्योरम का यही कहने का मतलब है, अगर अभाज्य गुणनखंडों का ऑर्डर चेंज कर लिया जाए तो भी बेटा अभाज्य गुणनखंड सेम ही रहेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम आएगा। अभाज्य गुणनखंड हमेशा समान होंगे। गुणनखंडों के ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, इसीलिए लिखा गया है अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, कह रहा है आने वाले क्रम के बिना, तो बिना कह रहा है इसलिए हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो यही ये थ्योरम कहती है। बच्चों इतनी बात में आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। इस थ्योरम को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। बच्चों थ्योरम आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रिमूव करता हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग से कह रहा है कि संख्याओं पर विचार कीजिए। उदाहरण नंबर फर्स्ट दे रखा है हमारे पास। उदाहरण फर्स्ट कह रहा है बेटा जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों, कह रहा जांच कीजिए कि क्या n कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त होती है। और बच्चों साथ में दे रखा है जहां n प्राकृत संख्या है, जहां n प्राकृत संख्या है। इतनी सी बात कह रहा है आपसे, इतनी सी बात आपसे कह रहा है। बच्चों ध्यान देंगे, यहां हमसे कह रहा है जांच कीजिए कि क्वेश्चन हमारे पास इतना सा है कि 4 की पावर n दे रखा है और कह रहा क्या इसका अंतिम अंक कभी भी शून्य हो सकता है। और कह रहा जहां n जो दिया है, n की जो वैल्यू है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन इनफाइनाइट है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा। बच्चों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है, आप एक बार प्रयास करिएगा समझने का। मैंने कहा क्वेश्चन ये है, सॉल्यूशन आप देखिए। मैंने कहा आप सॉल्यूशन देखिए। मैंने कहा बेटा 4 टू पावर n ले रखा है, 4 टू पावर n हम लोगों ने लिख लिया है। आगे हम लोग देखेंगे, हमसे कह रहा जहां n की जो वैल्यू है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट दे रखा है। बच्चों जरा n के स्थान पर 1 रखिए, तो जैसे ही आपने n इक्वल टू 1 रखा, यहां तो आपका दे रखा है 4 टू पावर n है, यहां बच्चों हम लोगों ने n के स्थान पे 1 रखा है, तो रिजल्ट हमको 4 टू पावर 1 यानी कि 4 मिल गया। 4 टू पावर n में ही n बराबर हम लोगों ने 2 रखा है, तो रिजल्ट बेटा हमको मिल गया है 4 की पावर 2 यानी कि 16 हो गया।
अगर n के स्थान पे बच्चों हमने 3 रखा है तो यहां से रिजल्ट 4 की घात 3 हो रहा और हमको 64 रिजल्ट मिल रहा है। अगर बच्चों हम लोग 4 की घात 4 रखेंगे, n की घात 4 रखेंगे तो यहां से बेटा 4 की पावर 4 होगी और 4 की पावर 4 जो होता है वो 256 होता है। ऐसे ही आप आगे n का मान रखते जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलते जाएंगे। लेकिन कभी भी आप देखेंगे क्योंकि 4 की जो साइक्लिसिटी होती है, चक्रण जो होता है वो 4 के बाद में सेम संख्याएं रिपीट हो जाती है। तो बेटा यहां देख लीजिए, यहां 4 मिला, 6 मिला, 4 मिला, 6 मिला, आगे भी 4 6 4 6 4 6 ये मिलेगा। तो यहां पे देख रहे हैं बेटा कोई भी प्राकृत संख्या के लिए हमारा जो 4 की पावर n है वो 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। लेकिन बेटा 0 पर समाप्त होने की कंडीशन क्या है, इस बात को समझिए। 0 पर समाप्त होने वाली सबसे पहली जो संख्या है वो 10 है। ये बेटा 10 आपका हो गया। अगर इस 10 के अभाज्य गुणनखंड करें, 10 के आप अभाज्य गुणनखंड करिए तो यहां 2 हो गया और 5 हो गया। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 5 लिख सकते हैं। तो आपने कहा सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। बेटा 10 से बड़ी संख्या बताइए जो 0 पर समाप्त होती है, तो आप कहें सर 20 हो गया। और 20 को बच्चों 20 के अभाज्य गुणनखंड करिए तो आप कह सकते हैं 2 हो गया, 10 बार चला गया, फिर 2 से काटा, 5 बार चला गया, फिर 5 से काटा, 1 बार चला गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 5। बेटा इसके आगे अगर आप चलेंगे तो आप कहेंगे सर 30 की बात कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, 30 की बात अगर आप करते हो तो 30 के अभाज्य गुणनखंड करो तो ये 2 हो गया, यहाँ 15 हो गया, फिर 3 से काटोगे तो 5 बार हो गया और यहां भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 1 बार कट जाएगा। इस 30 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं और 5 लिख सकते हैं। अभी तक यहां तक कोई समस्या होगी नहीं होगी। बेटा एक और आगे चलते हैं, 40 की बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर 40 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो आपने कहा ये 40 हो गया, आपने काटा, 2 से काटा तो 20 बार कट गया, फिर 2 से काटा 10 बार गया, और फिर 2 से काटा बेटा 5 बार गया, और फिर 5 से काटा तो 1 बार गया। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5। बच्चों ऐसे ही आगे चलेंगे तो आपको 100 मिलेगा। आपने कहा सर बिल्कुल मिलेगा। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड करिए जरा आप। तो 100 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो आप कहेंगे 2 से हम काटेंगे तो 50 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 25 बार कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बचेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5। बेटा 1000 की बात कर लीजिए जरा। मैंने कहा 1000 की बात कर लीजिए, 1000 के प्राइम फैक्टर करिए जरा। तो आपने 1000 की बात कर ली, तो मैंने कहा 1000 के प्राइम फैक्टर करिए, 2 से काटिए तो 2 पंचे 10 हो गया, 2 जीरो हो गए, फिर 2 से काटिए तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, 2 पंचे 10 हो गया, 25 आ गया, 5 से काट लीजिए, अभी 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए तो 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 5 से काटिए तो 25 बार चला जाएगा, फिर 5 से काटिए तो 5 आ जाएगा, और 5 से काटिएगा तो 1 बचेगा। यहां आप देखेंगे 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 5 आएगा। बच्चों अगर ध्यान से आप देखने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं जो दिखाने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। मैंने कहा यहां पे 1 बेटा 0 है, तो अभाज्य गुणनखंडों में देखिए 2 और 5 है। यहां बेटा 1 0 है, तो यहां पे देखिए अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 मिल रहा है। यहां 0 है बेटा, तो यहां अभाज्य गुणनखंडों में देखिए 2 और 5 मिल रहा है। यहां भी 1 0 है, तो यहां देखिए 2 और 5 मिल रहा है। यहां डबल 0 है बेटा, तो यहां देखिए 2 और 5 के 2 जोड़े मिल रहे हैं। यहां बेटा 3 0 है, तो 2 और 5 के 3 जोड़े आपको मिल रहे हैं। तो यानी हम कह सकते बेटा अगर हमको शून्य बनाना है, अगर हमको शून्य बनाना है तो 2 और 5 के गुणनखंड अनिवार्य रूप से मिलने चाहिए। अगर संख्या के फैक्टर हम कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड करने पे बच्चों हमको अभाज्य गुणनखंड करने पर हमको 2 और 5 का अगर एक जोड़ा मिलता है तो हम कहेंगे संख्या के अंतिम अंक में एक शून्य प्राप्त होगा। अगर बच्चों 2 और 5 के 2 जोड़े होंगे तो संख्या में हमको 2 जीरो प्राप्त होंगे अंत में। अगर 3 जोड़े मिल रहे हैं तो हम कहेंगे संख्या में 3 शून्य प्राप्त होंगे। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों किस तरीके से हम थ्योरी को लिखेंगे इस बात को आप समझने का प्रयास करिएगा। इसको आप तब तक नोट डाउन करिए। इतना मैं इरेज कर दे रहा हूं बेटा, क्योंकि इसी जगह हम लोग लिखेंगे। इसको मैं छोटा छोटा इधर लिख दे रहा हूं। तो मैंने कहा n = 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन इनफाइनाइट हो सकता है। बच्चों
हमने अभी आपको दिखाया कि अगर किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अवश्य मिलना चाहिए। तो हम लिखेंगे यदि किसी संख्या के अंतिम अंक शून्य पर समाप्त होता है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। बच्चों वही सेम बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक में अगर शून्य से चाहिए, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं यदि किसी संख्या के अंतिम अंक शून्य पर समाप्त होता है तो अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। बच्चों अब लिखेंगे चूंकि 4 की पावर n हमको दिया गया है और 4 की पावर n के अगर अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो हम कहेंगे 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2 और इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी n। बेटा 2 की पावर 1 है और 2 की पावर भी 1 है तो इसको हम 2 टू पावर 2 और होल पावर n लिख सकते हैं। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं 2 टू पावर 2n हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहां से हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि 4 का जो अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं उसमें 2 और 5 का पेयर नहीं मिल रहा है। अगर 2 और 5 का पेयर नहीं मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि संख्या हमारी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो हम लिखेंगे चूंकि हमने लिखा चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, हम लिखेंगे चूंकि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 उपस्थित नहीं है। जब 5 उपस्थित नहीं है तो हम कह सकते हैं अतः 4 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो ये बेटा कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे की बात करता है। आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब हम लोग अगले उदाहरण की बात कर रहे हैं। इस उदाहरण को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये उदाहरण नंबर 1 था आपका। अब हम लोग बात करेंगे उदाहरण नंबर 2 की। बच्चों उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि संख्याओं संख्याओं 6 तथा 20 का अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से LCM तथा HCF ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा। LCM को हम लोग जानते हैं कि इसको कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हम लोग जानते हैं बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी दिन मैं विस्तार से आपको LCM और HCF पढ़ा दूंगा। अभी जितना क्वेश्चन की डिमांड है उतना हम लोग कर लेते हैं। हमारे पास जो संख्याएं दे रखी हैं बेटा वो 6 दे रखा है और हमारे पास 20 दे रखा है। तो
तो 6 के बेटा अभाज्य गुणनखंड करिए। मैंने कहा 6 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो 2 से आप काटेंगे 3 बार कट जाएगा, फिर बेटा 3 से काटेंगे तो 1 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग 6 को यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 3। फिर मैंने कहा आप 20 के प्राइम फैक्टर करिए। तो आपने कहा सर 2 से पहले काट ले रहे हैं, 10 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 बार कट जाएगा, फिर 5 से काट लेंगे। तो यहाँ पे जो आपको 20 के अभाज्य गुणनखंड मिले 2 गुणे में 2 हो गया और 5 हो गया। अब बच्चों जो मैं बात बताने जा रहा हूं उस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि बेटा दो से ज्यादा संख्याएं दी हों या 2 संख्याएं दी हों तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो बेटा अगर हमको एलसीएम निकालना है तो हम कहेंगे बेटा अभाज्य गुणन खंडों के प्रत्येक गुणनखंड का गुणनफल उसकी अधिकतम घात के साथ अधिकतम घात के साथ। मैंने क्या लिखा, अभाज्य गुणनखंडों के प्रत्येक गुणनखंड का गुणनफल उसकी अधिकतम घात के साथ। इसी बात को समझिए। मैंने कहा यहां पे मैं निकाल दे रहा हूं आपसे एलसीएम ऑफ 6,20। बेटा इसको पढ़ते हैं एलसीएम ऑफ 6,20 या 6,20। तो मैंने आपसे कहा अभाज्य गुणनखंडों के प्रत्येक गुणनखंड का गुणनफल उसकी अधिकतम घात के साथ। यानी हमको बेटा अभाज्य गुणनखंडों के प्रत्येक गुणनखंड को लेना है और प्रत्येक गुणनखंड को लेना है, और गुणनखंड भी कैसे लेना है बेटा, मैक्सिमम पावर के साथ, अधिकतम घात के साथ। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 2 की अधिक, इसको हम बेटा थोड़ा सा और सॉल्व कर लें तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं और गुणे में 5 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। बेटा हमारे पास गुणनखंड कितने हैं, तो आपने कहा यहाँ 2 दे रखा है सर, यहाँ भी 2 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा गुणनखंड लेना है अधिकतम घात के साथ। तो 2 की घात यहाँ 1 है, 2 की घात यहाँ 2 है बेटा, तो यहाँ 2 की घात 2 हो गई अधिकतम घात। यहाँ बेटा 3 की घात 1 है, लेकिन यहाँ 3 की घात नहीं है, लेकिन वहां पे कह रहा है कि प्रत्येक गुणनखंड लेना है, तो ये बेटा 3 भी आ गया। यहाँ पे देखिए 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो यहाँ भी 5 आ गया। आप 2 की पावर 2 बेटा 4 हो गया, और यहाँ 15 हो गया, और 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 60 आएगा। आगे देखिए बेटा एचसीएफ की बात कर लीजिए। एचसीएफ मैंने कहा अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल उसकी न्यूनतम घात के साथ, न्यूनतम घात के साथ। बच्चों यहां पे ये क्या कह रहा है, इस बात को समझिएगा। मैं एचसीएफ यहां पे निकाले दे रहा हूं आपका, एचसीएफ ऑफ 6,20। मैंने आपसे कहा अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल उसकी न्यूनतम घात के साथ। मतलब हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड देख लेने हैं, और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कौन से एचसीएफ में लिए जाएंगे, जिनकी घात सबसे कम हो। कंडीशन क्या है कि दोनों में होने चाहिए, दोनों संख्याओं में मिलना चाहिए। यहां देखिए बच्चों, क्या 2 आपको 2 यहां है, 3 यहां पे है, लेकिन क्या 3 यहां दिख रहा है, तो आप कहेंगे नहीं दिख रहा, यानी ये हमको नहीं लेना है। यहाँ 5 दिख रहा है, तो आपने कहा बिल्कुल दिख रहा, तो यहाँ 5 दिख रहा, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, इसका मतलब 5 लेना नहीं है। यहाँ पे देखिए बेटा 2 की घात कितनी है, तो आपने कहा 2 की घात सर आप यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो मैंने कहा बेटा घात कैसी लेनी है, तो आपने कहा न्यूनतम घात, और बेटा 2 की घात 1 यहाँ है, 2 की घात यहाँ पे 2 है, तो कितनी घात हो जाएगी, तो आपने कहा 2 की घात 1, यानी 2 की घात 1 का मतलब कितना है, 2 की घात 1 का मतलब 2 हो गया। तो आप इस कॉन्सेप्ट को आई होप समझ रहे होंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। ये आपका कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नंबर्स पे आधारित ही पूछा जाता है, तो बच्चों इसको नोट करिए आप।
बच्चों इस क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसी क्वेश्चन में से एक स्टेटमेंट निकाल के आपको दिखाता हूं, फार्मूले के रूप में उसी का इस्तेमाल कर लेंगे आगे। मैंने आपसे यहाँ एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने की बात कर ली। मैंने कहा एलसीएम निकालना अगर है तो जितने भी अभाज्य गुणनखंड आएंगे प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड का उसकी अधिकतम घात के साथ में गुणनफल हमारा एलसीएम होता है। एचसीएफ की अगर बात करते हैं बेटा तो प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो हमारे अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ आते हैं उनकी न्यूनतम घात का गुणनफल ले लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ पे 2 और 3 था, यहाँ 2 स्क्वायर और 5 था, तो 2 का स्क्वायर 3 और 5 सभी को सम्मिलित कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास यहाँ 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड थे, यहाँ 2 का स्क्वायर और 5 थे, तो यहाँ बेटा 3 और 5 दोनों जगह नहीं थे, यानी उभयनिष्ठ नहीं था, तो हमने नहीं लिया। यहाँ 2 की पावर 1 थी, यहाँ 2 की पावर 2 थी, तो हमने बेटा उभयनिष्ठ तो हमारा 2 ही था और 2 की न्यूनतम घात लेनी थी, इसलिए हमने केवल 2 ले लिया। इतनी बात आपको क्लियर है ही। तो बच्चों आगे यहां से जो स्टेटमेंट निकालना है उस स्टेटमेंट को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मैं कुछ चीजें इरेज करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं, यहां पे समझिए। बच्चों जो एलसीएम हम लोगों ने निकाला है, जो हमारा एलसीएम निकल के आया है, एलसीएम हमारा कितना निकल के आया है, तो आप कहेंगे सर 60 निकल के आया है। जो हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ जो निकल के आया है वो बेटा 2 निकल के आया है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 2 निकल के आया है। अब यहां पे देखिए हमारा एलसीएम 60 है और एचसीएफ हमारा 2 है। हमने कहा एलसीएम जो हमारा है 60, ये किसका है, तो आप कहेंगे हमारे पास 6 और 20 था, और बेटा मल्टीप्लाई कर दो, जरा मल्टीप्लाई करो। एलसीएम हमारे पास दे रखा है 6,20 का, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एचसीएफ से जो कि 6,20 का ही है। हमारे पास एलसीएम 60 है और एचसीएफ हमारे पास 2 है, ये बेटा 120 के बराबर आ गया। अब हमारे पास जो संख्याएं थी बेटा 6 और 120, पहली संख्या और दूसरी संख्या का जरा मल्टीप्लाई करें तो पहली संख्या हमारे पास 6 थी और दूसरी संख्या हमारे पास 20 है, तो बेटा 6 दूनी 12 होता है, लास्ट में 0 लगा ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं अगर हमारे पास 2 संख्याएं दी गई हैं, यदि हमारे पास 2 संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लें और दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें, तो वो बेटा इक्वल टू ही होगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो स्टार बना के यहीं पे आप लिख लीजिएगा, स्टार बना के यहीं पे आप लिख लीजिएगा। इसको क्या लिखना है आपको, स्टार बना के लिखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणे मैसे। आप कहेंगे पहली संख्या को बेटा दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी रिजल्ट आपका निकल के आएगा वो बेटा पहली और दूसरी संख्या के लासा और मैसे के गुणनफल के बराबर निकल के आएगा। इसी क्वेश्चन पे बेस्ड हमारे पास उदाहरण नंबर 3 है। हम लोग उदाहरण नंबर 3 को देखिए। कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा 96 तथा 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए साथ ही एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा बच्चों अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 तथा 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, साथ ही एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ कैसे लेंगे बच्चों, देखिएगा। मैंने कहा सॉल्यूशन आप यहीं पे लिखिए, और जैसा मैं बेटा यहाँ पे करा रहा हूं सेम आपको बोर्ड की कॉपी पे लिख के आना है, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। 96 के आप अभाज्य गुणनखंड करिए बेटा, 96 के प्राइम फैक्टर करिए। आपने कहा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 1 बचेगा, 8 हो गया, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 से काट लीजिए,
2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 से काटिए, 2 छिक्के 12 हो गया, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। तो आप यहां से कह सकते हैं कि 96 के आपने प्राइम फैक्टर किए हैं तो 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 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 3 आया। यानी हम कह सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइडेड बाई 3 है, बाई 1 2 3 4 5, 2 की घात कितनी हो गई 5। बच्चों आगे देखिए, आप 404 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 404 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो आपने 2 से इसको काटा है, 2 से आप काटिए, 2 एकम 2 2 दूनी 4 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया। बच्चों फिर काटिए जरा इसे, फिर 2 से काटिए तो 101 हो गया। जैसे ही आपका 101 निकल के आया है, 101 आपका निकल के आ गया है, आप इसको लिख सकते हैं बच्चों 101 तो अपने आप में अभाज्य संख्या है तो कटेगा तो है नहीं, तो आप 404 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 2 गुणा में 101 लिख सकते हैं। तो ये बेटा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइडेड बाई 101 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, आपसे सबसे पहले उसने क्या निकालने को कहा था, तो आपने कहा हमसे निकालने को सबसे पहले HCF कहा है, तो आप सबसे पहले HCF निकाल लीजिए। HCF आपने निकाल लिया है 96,404 का। जो HCF आपका निकल के आएगा वो कितना आएगा, मैंने आपसे कह रखा है कि हमको अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है और उभयनिष्ठ गुणनखंड भी बेटा न्यूनतम घात के साथ लेना है। तो आप देखिए 3 यहाँ पे है, क्या 3 यहाँ है, तो 3 तो हमारा लिया नहीं जाएगा। बच्चों यहाँ 101 है, यहाँ 101 नहीं है तो 101 भी नहीं लिया जाएगा। उभयनिष्ठ बचा क्या, तो आपने कहा सर 2 की पावर 2 यहाँ पे है, 2 की पावर 5 यहाँ पे है, तो बेटा इन दोनों में न्यूनतम घात किसकी है, तो आपने कहा सर 2 की पावर 2 न्यूनतम है, यानी हमारे पास जो HCF हो जाएगा वो बेटा 4 हो गया। बताइए इसमें कहीं दिक्कत है आपको, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब यहीं पे बेटा LCM अगर आप नॉर्मल तरीके से निकालना चाहें तो वैसे भी निकाल लीजिए, और फार्मूले की मदद से निकालना चाहते हैं तो फार्मूले की मदद से निकाल लीजिए। फार्मूला आपको दे रखा है बेटा, पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या और बच्चों यहां बराबर किसके होगा, लैसे गुणे मैसे। अब बच्चों यहां पे देखिए पहली संख्या आपके पास है, पहली संख्या कितनी है, आपने कहा 96, दूसरी संख्या बच्चों आपके पास कितनी है 404, और बेटा लैसे आपको निकालना है 96,404 का, और बच्चों मैसे हमारे पास दे रखा है 4। बच्चों हम जानते हैं लैसे हमको निकालना है, यहाँ पे 4 गुणा में है, इस साइड आ जाएगा भाग में, तो हम लिख सकते हैं लैसे 96,404 बराबर बच्चों 96 गुणे में 404 बटे में बेटा 4। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर लेंगे तो 101 आएगा, और बेटा 101 से मल्टीप्लाई करोगे 96 को तो आपका 96 आएगा। तो ये बेटा किसके बराबर हो गया, तो आप कहेंगे लैसे 96,404। तो लैसे हमारा आ गया 96 हमारा लैसे आ गया। बच्चों आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास आपको पूरी तरह से समझ आई होगी, ये मैं उम्मीद करता हूं। बच्चों इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा साझा करें, ज्यादा से ज्यादा साझा इसलिए करें क्योंकि यह क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, तो इस क्लास की जिन भी बच्चों को ज्यादा नीड है वहां तक क्लास आपकी पहुंच पाए। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल आपकी एक्सरसाइज 1.1 कराई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।